स्वागत है सबका 12th बायोलॉजी की क्लास में। और हम कर रहे थे प्रथम अध्याय के लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था अलैंगिक जनन, जिसके दो भाग थे, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। कायिक जनन में हमने फिर दो भाग देखे थे, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन को हमने पूरा कर लिया था। अब आगे का भाग है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में हम यानी कृत्रिम जो बोल दिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप होगा। तो जब हम किसी पादप के किसी भाग से मानवीय हस्तक्षेप द्वारा एक नई संतति प्राप्त करते हैं तो इसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है। इसके मुख्यतः तीन भाग हैं, कटिंग, दाब लगाना और रोपण। इसमें पहला है कटिंग। तो कटिंग में दो भाग हैं, स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। तो सबसे पहले हम कटिंग में देख लेते हैं। कटिंग में सबसे पहले देखते हैं तना कटिंग यानी स्टेम कटिंग या तने की कतरन। कतरन का मतलब है काटना। तो इस तकनीक के द्वारा हम गन्ना, अंगूर, गुलाब और बोगेनविलिया मैंने आपको बताया था कि कुछ घरों के बाहर पीले, गुलाबी या लाल तीन तीन की पत्तियों वाली एक बेल लगी रहती है, जिसे बोगनविलिया की बेल कहते हैं। उसमें इस दौरान तने की जो कटिंग है, इस दौरान हम तने को काट कर और ज़मीन में गाड़ देते हैं, जिससे नया पौधा प्राप्त होता है। उस तने में नीचे जड़ें और ऊपर प्ररोह है अर्थात पत्तियों का निर्माण होता है। कटिंग में दूसरा आता है रूट कटिंग यानी मूल की कतरन करना। इस तकनीक द्वारा हम नींबू, अमरूद और सेब में नई संततियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम किसी पादप की जड़ों को काटकर अन्यत्र भूमि में गाड़ देते हैं, जिससे उस मूल से नई छोटी जड़ें और भूमि के ऊपर प्ररोह का निर्माण होता है। इसमें दूसरी विधि है दाब लगाना। अब दाब लगाने का अर्थ यह हुआ कि इसमें हम मिट्टी, कपड़े, रुई या किसी नम पदार्थ किसी से भी हम पादप की कोई शाखा को ढक देते हैं, जिससे उसमें नई जड़ें उत्पन्न हो जाती है। तो दाब लगाना तकनीक में दो भाग हैं। पहली है टीला दाब विधि, जिससे हम चमेली और मोगरा जैसे पादपों में नई संततियां प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं टीला दाब विधि में किस प्रकार हम पादपों से नई संततियां प्राप्त कर सकते हैं। टीला दाब विधि हम उन पादपों के लिए उपयोग में लाते हैं जिनकी टहनियाँ बड़ी ही लचीली और पतली होती हैं, जैसे कि चमेली और मोगरा में। इस प्रकार देखिए आप कि पादप होता है जिनकी पत्तियां लचीली होती हैं। मैंने चमेली जैसे पत्ती बनाने की कोशिश की है। तो इनमें जो ये तना आप देखिए बिल्कुल कोमल सा है ये तना, और इस पर पत्तियां लगी हुई हैं। तो इसको हम इस तरह से नीचे ज़मीन में गाड़ देंगे, और जब हम इसको ज़मीन में गाड़ देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ज़मीन में गड़ा हुआ जो भाग है ये वाला, इसमें नीचे मैंने लाल रंग से बनाई है, जड़ें उत्पन्न हो गई। और जब ये जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं तो हम यहाँ से इस पादप को काट कर अन्य भूमि में लगा देते हैं और नया पादप उत्पन्न हो जाता है। दाब लगाना की अगली विधि में हम कर रहे हैं वायु दाब विधि। वायु दाब विधि हम उन वृक्षों या पादपों में उपयोग करते हैं जिनकी टहनियाँ लचीली नहीं होती। तो हम उसको ज़मीन में, भूमि में, उसके तने को भूमि में गाड़ने की बजाय हम ऊपर ही इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, जिससे उसके तनों में जड़ें प्राप्त हो सकें, ताकि हम उस भाग को काटकर अन्यत्र भूमि में लगाकर नई संततियां प्राप्त कर सकें। इस विधि में हम कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं कि मान लो एक पेड़ है और उसकी टहनियाँ इस तरह से मजबूत है कि मोड़ी नहीं जा सकती। तो हम इसकी जो टहनी है
जिस टहनी पर हमें नया पादप उत्पन्न करना है वहां पर हम रुई, सूती कपड़े या मिट्टी को लेकर बांध देते हैं और उस स्थान को लगातार गीला रखने के लिए इसके ऊपर वाली टहनी पर हम एक कलश या कोई मिट्टी का पात्र लटका देते हैं और इसमें मध्य में नीचे की ओर छिद्र करके एक डोरी या धागा पिरोकर और उसमें जल भर देते हैं। इसके कारण लगातार जो पानी है वो रिसता हुआ इस पट्टी को, इस सूती जो कपड़े का हमने यहाँ पर लपेट कर इसको इकट्ठा किया, यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई है वो लगातार इसको नम रखती है और कुछ दिनों के बाद इस स्थान पर नई जड़ें उत्पन्न हो जाती है और हम इस भाग को यहाँ से काट कर अन्यत्र जमीन में लगाकर नई संततियां प्राप्त करते हैं। तो दाब विधि में टीला दाब विधि और वायु दाब विधि हमारी पूर्ण हुई। अब हम देखते हैं आगे की विधियां, जिसमें तीसरा है रोपण या ग्राफ्टिंग। तो रोपण या ग्राफ्टिंग को हम सामान्य भाषा में कलम लगाना भी कहते हैं और इस विधि के द्वारा हम गुलाब, आम, अमरूद, सेब और नींबू जैसे पादपों में नई संततियां प्राप्त कर सकते हैं। अब आपने यह देखा कि हम कुछ जैसे अमरूद और सेब और नींबू है, यह उदाहरण हमने कई अन्य विधियों में भी देखे हैं। तो बता दें कि हम एक पादप से नई संततियां प्राप्त करने के लिए एक से अधिक विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो विधि है वो है जिह्वा विधि, फिर है फच्चर ग्राफ्टिंग विधि, फिर है किरीट ग्राफ्टिंग विधि और फिर है कलिका ग्राफ्टिंग विधि, जिसको हम रोपण कह सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली तकनीक जो है जिह्वा रोपण विधि, हम उसको देख लेते हैं। जिह्वा रोपण विधि में वैसे तो चाहे कोई भी रोपण हो, हम उनमें दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक है कलम और एक है स्कंद। तो कलम उन्हें कहते हैं, कलम उस पादप को कहते हैं जिसकी कलम लगाई जाती है और स्कंद उस भाग को कहते हैं जिस पर कलम लगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं चित्र में कि यहाँ कलम ऊपर वाला भाग है और स्कंद नीचे वाला भाग है। और जिह्वा विधि में आप देख सकते हैं कि हम जिह्वा के प्रकार में एक कट लगाते हैं स्कंद में और कलम में और फिर दोनों को हम एक साथ जोड़कर और बांध देते हैं, जिससे ये दोनों जो पादप के तने हैं यानी कि ये कलम और स्कंद है, ये आपस में जुड़ जाएं और इनके संवहन उत्तक जुड़कर नई संतति का निर्माण कर सकें। इसके बाद अगली विधि है फच्चर रोपण। इस विधि में हम रोपण तो करते हैं, परंतु इस विधि में जो हम स्कंद पर काट लगाते हैं वो वी आकृति का लगाते हैं। आप देख सकते हैं बेटा, नीचे जो कट लगा है वो वी आकृति का लगा हुआ है। तो इसमें वी आकृति का कट लगाते हैं और ऊपर वाले हिस्से को पेंसिल जैसा छिलकर चपटा करके, अब जैसे पेंसिल तो छिली तो होती है परंतु वो गोल होती है, वो इस तरह से छिलते हैं कि ये दोनों तरफ से क्या हो, चपटी हो। तो ऊपर वाली कलम को हम इस तरह से तीखा छील लेते हैं और नीचे वाले स्कंद पर हम वी आकार का कट लगाते हैं और फिर दोनों को एक साथ इसके अंदर इसको फंसा देते हैं और इनको बांध कर छोड़ देते हैं और कुछ दिनों बाद ऊपर वाली जो कलम है उस पर नई पत्तियां प्राप्त होती हैं और इस प्रकार एक नई संतति का निर्माण होता है। इसके बाद है किरीट रोपण। अब किरीट का मतलब होता है मुकुट या ताज। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह विधि उन पादपों में उपयोग की जाती है जब स्कंद बड़ा हो और कलम छोटी हो। तो हम एक ही स्कंद पर कई कलमों का रोपण एक साथ कर सकते हैं और इस प्रकार जब हम बड़े स्कंद पर छोटी कलमों का रोपण करते हैं तो यह एक मुकुट, ताज या किरीट जैसी व्यवस्था उत्पन्न होती है, इसलिए हम इसे किरीट रोपण भी कहते हैं।
अगला भाग है कलिका रोपण। इस विधि में हम जिस स्कंद पर हमें कलम लगानी है उसमें एक चीरा लगाएंगे और ऊपर जो अन्य पादप की कलिका है जिसका हमें रोपण करना है, जो कलम के रूप में यहाँ पर कार्य कर रही है, उसको काट कर जो कच्ची कोंपल युक्त कलम है उसको काट कर हम इस तने में फंसा देते हैं और बांध कर छोड़ देते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद स्कंद है इस पर यह संतति पूर्णतः निर्भर होकर और इसके साथ जुड़कर नए पादप का निर्माण करती है। ये विधि में आपने देखा होगा कि जब हम आम की एक जाति पर आम की दूसरी जाति की कलम लगाते हैं तो हमने यह देखा होगा कि एक ही आम के पेड़ पर इधर अलग किस्म के आम लगेंगे जो हो सकता है बड़े और पीले हो, और एक तरफ ऐसे आम लगेंगे जो छोटे हरे और मीठे हों। आपने देखा होगा कि जो आम हैं वो एक बिल्कुल पीले और बड़े भी आते हैं और एक छोटे और मीठे और हरे भी आते हैं, जिनको दशहरी किस्म भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम कलिका रोपण द्वारा नई संततियां प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी विधियां हमने जो पढ़ी हैं ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जन्म की विधियां थी। आगे की जो लैंगिक विधि है वो हम अगले चैप्टर से शुरू करेंगे। हालांकि कुछ जो बेसिक जो सामान्य ज्ञान है इसका लैंगिक जनन का वो आपके पहले ही अध्याय में दे रखा है, लेकिन मैं आपको वो इंट्रोडक्शन आगे वाले चैप्टर में करवाऊंगा, क्योंकि यह एक पूरा चैप्टर आपका अलैंगिक जनन का हो गया। और जब हम लैंगिक जनन शुरू करें तो इसको हम नए अध्याय के साथ शुरू करें। वैसे भी लैंगिक जनन के नाम पर इस अध्याय में सिर्फ पुष्प के भाग और उसकी संरचना दी गई है, जो हम समझेंगे अगली वीडियो में। और इस वीडियो के बाद हम आपको पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन आंसर उपलब्ध कराएंगे, जिनको आप सॉल्व करके अपना होमवर्क कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे दूसरा चैप्टर शुरू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।